मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ चौहान पर। ठीक है, तो देखिए हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 12 के मैथ का सिलेबस, कौन से सेशन का 2025 से 26 वालों के लिए। ठीक है, तो देखिए हम चैप्टर चालू करें उसका मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट दोनों ही इंटरलिंक है, आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे देखो, जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स का ही पार्ट है। मैट्रिक्स के अंदर एक टॉपिक आएगा डिटर्मिनेंट। अगर उसको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट नाम से ही सिर्फ वैसे पढ़ें तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आएंगे, उनके अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ टॉपिक मैट्रिसेस के भी आएंगे। बेसिकली देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ही चैप्टर है, यूनिट के अंदर भी वो एक ही दे रखे हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ही यूनिट के अंदर है वो दोनों, लेकिन देखा जाए तो आपस में इंटरलिंक है। तो पहले मैट्रिसेस करेंगे फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो मैट्रिसेस चैप्टर चालू कर रहे हैं। देखिए पहले जानते हैं मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, it is a rectangular array, it is a rectangular array। एक तरीके रेक्टेंगुलर एरे होती है। बेसिकली देखो रेक्टेंगल पता है ना, रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, ऐसे में। ठीक है, और स्क्वायर कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके। देखो स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल के अंदर ही गिना जा रहा है। ठीक है, इसलिए रेक्टेंगुलर ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार रेक्टेंगुलर ही होगा, इसके अंदर स्क्वायर ही गिना जाता है, स्क्वायर भी गिना जाता है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली जो है ना स्क्वायर के ऊपर ही, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसके ऊपर ही बात होगी। ठीक है, तो क्या है, एक तरह का रेक्टेंगुलर एरे है ये। अब देखो एरे तो है, रेक्टेंगुलर एरे। अब देखो लेकिन किस चीज की, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन किस चीज की, कुछ तो होगा ना उसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। अब बात करते हैं एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर। अभी देखेंगे दिखती कैसे मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन क्या है, लेकिन एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे देखो कांस्टेंट हो सकते हैं, पता है कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्म, साइन थीटा कॉस थीटा, इनवर्स वाले भी जो भी चैप्टर आएगा वो भी हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं उसके अंदर, लॉग आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स वो भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। यानी कि एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो सकती है, लॉगरिथमिक हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ठीक है, या फिर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बता चलिए एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स which are arranged in rows and columns। देखिए ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट विच आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। एक मिनट, किसमें हो सकते हैं, रोज और कॉलम्स में। रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये दिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है। बेसिकली एग्जांपल से समझते, देखिए एग्जांपल क्या मतलब, रिप्रेजेंटेशन ही ले लो। दिखते कैसे हैं ये। ठीक है, सबसे पहले इसे लिखते कैसे, पहले वो देखो। हम एक कैपिटल लेटर लेंगे, कोई कोई भी ले सकते हो, ए बी सी डी एक्स तक कहीं तक। ठीक है, मैंने लिया ए, कैपिटल लेटर लिया, यहां पर लिखा मिलेगा आई और जे। ये आई और जे क्या भी बताएंगे, पहले देखो दिखती कैसे। ठीक है, फिर इक्वल का साइन दिखेगा, और एक ऐसा, ये दोनों साइड कुछ इस तरह ऐसे। ठीक है, और इधर की साइड लिखा रहेगा m क्रॉस n। ठीक है, ये क्या है, ये भी चीज बताएंगे, पहले देखिए दिखती कैसे। ठीक है,
ये तो अब देखो क्या है, रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर हो गई, हो सकता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स अभी बताएंगे, विच आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। देखो इस तरह से क्या होती है, रो, रोज होती हैं, और इस तरह से क्या होता है, कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एलिमेंट्स लिखे कैसे जाते हैं। अभी एलिमेंट्स हम सिर्फ नाम से डालें, जैसे ए है, मैं इसमें लिख रहा हूँ स्मॉल, स्मॉल कैप स्मॉल में, ठीक है, A11। अभी बताएंगे 1 1 इन सब का क्या मतलब है। A12, A13, ऐसे करते करते A1n, ऐसे यहाँ पर A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, ऐसे ये भी नीचे तक जाएगा AN1 तक, ये भी जाएगा AN2 तक, ये जाएगा AN3, ये जाएगा M क्रॉस N तक। देखो ये मैंने क्या किया है, अब सुनो। मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट विच आर अरेंज इन रो एंड कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स दिखती कहती है, एक कैपिटल लेटर लिया मैंने यहां पर आई और जे। अब बात करते हैं आई और जे क्या है। आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम, ठीक है। ये मैंने ये कोई भी कैपिटल लेटर ABCD कोई भी यहां पर लिखा है आई, आई जे का मतलब है, आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम, ठीक है। फिर मैंने एक इस तरीके से बॉक्स टाइप बना लिया कुछ, ठीक है, जिसमें हमें ये पता है कि ये रो होगी और ऐसे में कॉलम होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है M क्रॉस N, इसका क्या मतलब है। पहले देखो M को क्या कहते हैं, इसे भी कहते हैं रो, इसे भी कहते हैं, और N को कहते हैं कॉलम, ठीक है। और बेसिकली यहां पे लिख देते हैं M क्रॉस N को क्या कहते हैं, साइज और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। M क्रॉस N को कहते हैं साइज या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए ये मैंने A11, A12, A13 ये सब क्या लिखा, अब सुनो। ए मैट्रिक्स के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, A11। अब देखो A11 इसे कहेंगे क्या, और क्या इसका मतलब क्या है, सुनो। जैसे मैंने यहाँ आई जे लिखा है ना, ऐसे ये भी है ना, ये आई और जे। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं एक बार, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1। इसका क्या मतलब है, और आई का मतलब क्या होता है रो, जे का क्या मतलब होता है कॉलम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो ये A11 एलिमेंट है इसका क्या मतलब है, ये कहां पाया जाएगा, ये ना भाई कहां प्रेजेंट होगा, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के अंदर कहां प्रेजेंट होगा ये। A11 जो एलिमेंट है वो ए मैट्रिक्स के अंदर पहली रो, कौन सी रो ऐसे में जाती है, ये पहली रो ही, ये दूसरी रो ही, तीसरी, और ऐसे करते करते कहां तक है। लेकिन क्या बोला इसमें पहली रो, पहली रो कहां है, ये भी R1, ठीक है, पहली रो, ठीक है। और जे का क्या मतलब पहला कॉलम, यानी ए मैट्रिक्स के अंदर पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट, पहली रो, कॉलम कैसे होते हैं ऐसे में, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे करते करते कितने भी कॉलम, तो ये क्या हो गया C1, ठीक है। यानी कि ये देखो ये यहीं पे तो पाया गया है, देखो जरा, पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, पहली रो और पहला कॉलम। देखो यहाँ एक तरीके से अगर लाइन से भी देखो, ये कॉलम ऐसा आएगा, रो ऐसे ही, इंटरसेक्ट तो यहीं पे कर रहा है, ऐसे ही देखो, तो ये यहीं पाया जाएगा, ये रहा। अगर मैं बात करूं जैसे A23 की, ठीक है, A23 की बात करी जैसे मैंने 2
और 3। इसका क्या मतलब है, ये जो A2 3 एलिमेंट है ना कहाँ पाया जाएगा ए मैट्रिक्स के अंदर, आई की वैल्यू कितनी है 2, और आई का मतलब क्या था रो, यानी ए मैट्रिक्स के अंदर दूसरी रो, ये तो R1 हो गई यानी पहली रो, ये कौन सी है दूसरी, ये तो पहले कौन सी रो में होगा, लेकिन कौन सा कॉलम में प्रेजेंट होगा, जे, यानी कि 3, जे की वैल्यू कितनी 3, और जे का मतलब क्या कॉलम, यानी तीसरा कॉलम, ये तो C1 है, ये C2 हो गया, ये और ये वाले कितना हो गया C3, यहीं पे लिख दे लो, ठीक है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब देखो R1 कहाँ जा रहा है, ये रही, वो सॉरी R2 किधर है, ये रही, कहाँ जा रही है, ऐसे ऐसे में, और C3 कहाँ गई, यहाँ पे। अब देखो एक तरीके से वो यहीं पे आ रहा है। अब इंटर लाइन की तरह भी देखे एक बार कि दो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, अगर R2 के ऐसे एक लाइन खींची और C कॉलम 3 पे ऐसे लाइन खींची, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, A2 3 पे, यानी कि ये जो A2 3 एलिमेंट है वो कहाँ पाया जाएगा, ए मैट्रिक्स के अंदर दूसरी रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। ये सब तो हो गई चीजें। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे A32 हुआ, A32 इसका क्या मतलब है, देखो अगर कंपेयर किया तो आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, आई का क्या मतलब है रो, यानी कौन सी रो, तीसरी रो, ये आ गई तीसरी रो, ये तो चल गया कि ये जो 832 एलिमेंट है ये तीसरी रो में पाया जाएगा, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, दूसरा कॉलम, रो तीसरी, कॉलम दूसरा, देखो ये आ गया, यानी A32 एलिमेंट कौन सी रो में, तीसरी रो में दूसरे कॉलम पर पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते, देखो मैंने ये AN1 AN3 AMN ये क्या लिख रखा है, देखो अब जरा तुम देखो, ये जो रो है, एक मिनट, ये जो AIJ लिख रखा था मैंने, इसका क्या, अब यहां से और चीज एक चीज देखो, मैंने यहाँ लिखा A11, इसका क्या मतलब है पहली रो, यहाँ पे मैं लिखा A12 यानी पहली रो, A13 पहली रो, A1N यानी पहली रो, सारी चीजें जो भी हैं स्टार्टिंग किससे हो रही है, 1 से, यानी पहली रो में आ रही है। ये फिर लिख रहा है 1, यानी जो लास्ट में लिखा हुआ क्या है A11, लास्ट में क्या 1, यानी कॉलम, पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, ऐसे ही क्या पहली रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये क्या पहली रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट, और ऐसे क्या पहली रो के nth कॉलम का एलिमेंट। हमें तो नहीं पता ये कौन सा कॉलम है, ये तो CN हो गया, कौन सा कॉलम है पता ही नहीं, लेकिन इतना पता है कि पहली रो में पाया जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है A1N, कहाँ पाया जाएगा, पहली रो के nth कॉलम में, पहली रो के nth कॉलम में। ऐसे ही है ये A2N है, ये कहाँ पाया जाएगा, दूसरी रो के nth कॉलम में, ठीक है। जैसे ये देखिए A3, हाँ अब देखो जरा, ये तो छोड़ो, इतना तो बचा लिया, चलो हाँ एक बार ये वाला देखो AMN, ये कहाँ एलिमेंट पाया जाएगा, ए मैट्रिक्स के अंदर mth रो, क्या बोला मैंने, ए मैट्रिक्स के अंदर mth रो और nth कॉलम के अंदर, ये जो AMN को एलिमेंट जो है ये ए मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पाया जाएगा, mth रो के अंदर और nth कॉलम के अंदर, बेसिकली nth रो के nth कॉलम के अंदर, mth रो कहाँ है, ये भी ऐसे ऐसे जा रही है, और nth कॉलम कहाँ है, ये भी देखिए इंटरसेक्ट यहीं पे तो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। mth रो के nth कॉलम पर AMN एलिमेंट मिलेगा, ऐसे ही थर्ड रो के अंदर nth कॉलम के अंदर A3N एलिमेंट मिलेगा। अब जरा देखो, जो मैंने RM, जो ये RM है और CN, ठीक है। अब जरा देखना, R का क्या मतलब हुआ रो, C का क्या मतलब हुआ कॉलम। अब जरा हमने जो यहाँ पे M क्रॉस N लिख रखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, अब सुनो,
मैंने लास्ट में देखो क्या लिख रखा है, ए एम एन, ए एम और एन, और मैंने लिख रखा है एम क्रॉस एन। इन तीनों का क्या मतलब है, इन तीनों चीजों का क्या मतलब है जरा देखो। मैं अब एक एग्जांपल समझाता हूं, देखना। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अब एक मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, सी, जैसे मैंने ले लिया सी मैट्रिक्स ली मैंने एक, मर्जी आपकी यहाँ पे आई जे की वैल्यू लिखो ना लिखो, जैसे क्या कहते हैं कितने साइज की, ये आपकी मर्जी है, कोई जरूरत नहीं है लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 3x2 की, ठीक है। अब पहले समझते हैं 3x2 का क्या मतलब है। मैंने एम क्या है बेसिकली, रो की वैल्यू कितनी है 3, 2 का मतलब है कॉलम, मैं दे रखा है एन की वैल्यू कितनी 2, और उसका क्या मतलब है कॉलम, यानी कि इसके अंदर 3 रो होंगी, 1 2 3, ठीक है। और कॉलम कितने होंगे 2, 1 2, ठीक है। इतनी चीज आ गई समझ में। अगर हम देखें इसके ना एलिमेंट रखते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट रख दिया 1, यहाँ रख दिया मैंने आयोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ सी, सी नहीं, जैसे मैंने रख दिया 0 0 0 रख दिया, यहाँ पे मैंने थीटा रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने e⁻x लिख दिया, यहाँ मैंने log लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई सा भी एलिमेंट पुट कर दिया, ठीक है, लेकिन की उतने जितने हमें रिक्वायरमेंट थी, जितने इसमें बोले गए थे 3x2 के हिसाब से, ठीक है। अब जरा देखो इसके अंदर रो कितनी है, रो कैसे में होती है, ऐसे में, तो देखो रो कितनी 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं 2, 1 2, ठीक है। देखो अब इस m क्रॉस n, जिसको हम द साइज और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके क्या दो मतलब है, क्या मतलब है देखो। मुझे अगर ये पता लगाना हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, तो मैं m क्रॉस n की मल्टीप्लाई करा दूंगा आपस में, तो मुझे पता चल जाएगा उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। जैसे 3x2 लिखा है, मैं 3 2 या क्या होगा 6। अब देखो सी मैट्रिक्स के अंदर 6 ही एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, ठीक है। एक तो मतलब हो गया कि हम साइज या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम ये पता लगा सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, कितने हैं 6 हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर और साइज। देखो साइज का क्या मतलब हो गया कि भाई इसके अंदर कितने साइज और अब देखो ये तो पता चलिए कितने एलिमेंट हो गए। साइज और ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि किस साइज की मैट्रिक्स है, मेजरमेंट क्या है इसके, क्या मेजरमेंट होंगे, कितनी रो है और कितने कॉलम है, ये इसकी मेजरमेंट हो गई, तो ये साइज और ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अब मुझे एलिमेंट पता लगाने को क्या करेंगे, m और n की मल्टीप्लाई कर दो, ये पता चल जाएगा उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं। सुनना भी क्या कहा, ये तो पता लगा लिया m क्रॉस n के, m क्रॉस n को हम क्या कहते हैं, साइज या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस समय दो बातें पता चलती हैं, क्या कि हम m और n को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो हम ये पता चल जाएगा उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। दूसरा, अगर हम देखना चाहते हैं उस मैट्रिक्स का मेजरमेंट क्या है, एक तरीके से साइज क्या है, ऑर्डर बेसिकली, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में चेक करो, m की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कितने रो कितनी हो, m का क्या मतलब होता है रो, कितनी रो होंगी 3, 1 2 3। अब n की वैल्यू क्या है 2, यानी कितने कॉलम होंगे 2, हमें मेजरमेंट भी पता चल गया, ठीक है। तो इस समय ये चीजें पता चल गई। अब देखो मैंने यहाँ पे, अब मैंने कहा था एलिमेंट, भाई देखो कोई भी एलिमेंट होता है, मैंने कांस्टेंट डाल दिया, ये कांस्टेंट आ गए, लॉगरिथमिक आ गया, थीटा आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आ गया, हाँ क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं, आयोटा इमेजिनरी नंबर ही तो है, ठीक है, कुछ भी कोई भी नंबर लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते देखिएगा, मैंने एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ Z नाम की, ठीक है।
इसका ऑर्डर क्या रखते हैं, हम रखते हैं 3x3। इसका क्या मतलब होगा, इसके मेजरमेंट क्या है 3x3, यानी जैसे 3 रो और 3 कॉलम होंगी। दूसरी क्या चीज, इस मैट्रिक्स के अंदर यानी जेड मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एम और एन की मल्टीप्लाई कितने 9, यानी 9 एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, कौन से एलिमेंट होंगे अभी तो मैं अपने आप पुट कर रहा हूँ, बाकी एक टॉपिक आएगा अभी कंस्ट्रक्शन, उसमें सीखेंगे। ठीक है, मैं पुट कर दिया ए सी 0 1 1 थीटा 0 0 और 5। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है पोजीशन बताओ 5 की। 5 की बेसिकली पोजीशन क्या है जेड मैट्रिक्स के अंदर। 5 तो हम तो ये तो कह सकते हैं कि 5 जो है जेड के अंदर है, लेकिन 5 की पोजीशन क्या है, क्या बोला, पोजीशन ऑफ 5। दूसरा पोजीशन ऑफ थीटा। तीसरा पोजीशन ऑफ 0। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों एलिमेंट हैं क्या ये जेड मैट्रिक्स के अंदर है, हाँ है। अगर है तो इनकी पोजीशन बताओ, ये कहाँ पाए जाएंगे जेड मैट्रिक्स के अंदर। अब मैंने क्या बताया था कि कितने रो होंगे, 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं रो और कॉलम कहाँ होते हैं, रो होती है ऐसे में, तो यहां पे लिख लेते हैं R1 R2 R3। कॉलम कैसे होते हैं ऐसे में, तो यहां पे लिख लेते हैं C1 C2 C3। ठीक है, ये बस चल गया। मुझे बताओ 5 की पोजीशन क्या है जेड मैट्रिक्स के अंदर। देखो 5 पहले आ कहाँ रहा है, देखोगे पहली रो में नहीं है, दूसरी रो में है, दूसरी रो में है। तो देख पहले तो देखो ये जेड है, तो मैं इसको स्मॉल जेड लिख देता हूँ ऐसे जैसे, ज्यादा ही छोटा हो गया, तो मैं लिख दी स्मॉल जेड लिख दिया मैंने आई जे। इसका मतलब ये तो कि जेड मैट्रिक्स के अंदर ये पाया जाएगा, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी 5 की। आई का क्या मतलब है रो, रो तो हमें पता चलिए कौन सी रो है, दूसरी। ठीक है, अब बताने जे, जे का क्या मतलब कॉलम। अब देखो ये दूसरी रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरा। दूसरी रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरा। ठीक है, ऐसे ही है, इसकी पोजीशन मतलब थीटा की। पहली रो में है, दूसरी रो में है, तीसरी, हाँ तीसरी रो में है, तीसरी रो में, यानी मुझे तो पता चल गया कौन सी रो में, तीसरी। जे, जे बताना है, जे का क्या मतलब है कॉलम, जे का क्या मतलब है कॉलम। अब देखो कॉलम चेक करो, पहले कॉलम में हाँ है, पहले ही कॉलम में मिल गया, लो पहले ही कॉलम में है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो की। अब देखो यहाँ पे जीरो कितने हैं, जीरो तो 1 2 3 है, तो किस किस जीरो की बात कर रही है, तीनों जीरो बताने पड़ेंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे उस जीरो की पोजीशन बताओ जो जेड मैट्रिक्स में प्रेजेंट हो, जो पहली रो में हो उसकी। क्या गया ना, देखो जेड मैट्रिक्स के अंदर एक जीरो है जो पहली रो के अंदर पाया जाता है, तो उसकी जो कंप्लीट पोजीशन है वो क्या होगी। हमें क्या बता दिया कि जेड मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट है जीरो, वो पहली रो में पाया जाता है, तो उसका कंप्लीट पोजीशन क्या होगी। ये तो चल गया कि वो पहली रो में है। कौन से जीरो की बात कर रही है, जो पहले रो में है। अब पहले रो में तो 2 जीरो है, तो दोनों जीरो की बतानी पड़ेगी फिर। ठीक है, कौन से दोनों जीरो की बतानी पड़ेगी फिर, तो दोनों जीरो की पोजीशन क्या होगी। देखो पहली रो में पहुंच गए, 2 जीरो मिल गए। अब देखो इनकी कॉलम क्या है, पहले कॉलम में जीरो है कोई नहीं, दूसरे कॉलम में है, पहली रो के दूसरे कॉलम में जीरो है, तो एक तो आ गया Z1 2 पहली रो के दूसरे कॉलम में। अब अगला जीरो कहाँ है, पहली रो के पहले, देखो इसमें जीरो है नहीं है, इसमें जीरो है, इसमें था लेकिन उसकी पोजीशन हमने बता दी। अगला जीरो कहाँ है, पहली रो के तीसरे कॉलम में। ठीक है, ये क्या गया 5 कहां पर है, दूसरे रो के तीसरे कॉलम में। थीटा कहाँ है, पहली रो के
एक मिनट, हाँ तीसरी रो के पहले कॉलम में, ठीक है। जीरो कहाँ है, मैंने जीरो कौन सा पूछा है, जो पहली रो के अंदर प्रेजेंट हो। जेड मैट्रिक्स के अंदर पहली रो के अंदर जीरो है, उसकी पोजीशन बताओ, कंप्लीट पोजीशन क्या होगी। जैसे मैं लिख दिया 1J, यानी कि भाई इतना तो पता है कि वो जो जीरो है ना वो पहली रो में ही पाया जाएगा, लेकिन हमने देखा तो यहाँ तो 2 जीरो है, कौन सा जीरो की बात करिए हमें नहीं पता, लेकिन हम तो बताएंगे दोनों जीरो की पोजीशन क्या है। पहला जीरो कहाँ पाया गया है, पहली रो के दूसरे कॉलम में, दूसरे जीरो का पहली रो के तीसरे कॉलम में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए अगला टॉपिक क्या है, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इसमें क्या है, इस ये जो टॉपिक है इसके अंदर देखो करना कैसे है। एग्जांपल से हम एग्जांपल क्या, इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं पहले कैसे करना है रिप्रेजेंट इसको। हमें दो मैट्रिक्स दी जाएंगी जो आपस में बराबर होंगी, दो मैट्रिक्स दी जाएंगी जो आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अब देखो बराबर होने के लिए क्या मतलब होता है कि भाई जैसे हम बोले दो दो के बराबर है, ठीक है। दो और दो का मतलब क्या हुआ भाई, ये भी दो है ये भी दो है, तभी तो बराबर है। ये तो मतलब अगर दो ऐसा दिखता है तो ये वाला दो भी ऐसा ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना दिखेगा, ठीक है। यानी कि मेरा मतलब कहने का क्या है कि अगर दोनों चीजें आपस में बराबर है तो यानी कि उनके वो सारी चीजें उनमें जो सारी चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर दो के ऊपर जो ऑपरेशन लग रहा है वही ऑपरेशन जो दूसरा दो उसके इक्वल है उसके ऊपर भी वही ऑपरेशन लगना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा हूं, देखो जैसे मैंने मैट्रिक्स ली AIJ M×N, ठीक है। और एक मैट्रिक्स ली मैंने ZIJ M×N। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये A मैट्रिक्स और Z मैट्रिक्स आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर कब होंगी, इक्वल इक्वल if and only if M×N इक्वल टू M×N। किस मैट्रिक्स के, ए का और ये Z। क्या बोला मैंने, देखो इसका क्या मतलब है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। देखो AIJ M×N इक्वल टू ZIJ M×N, इसका क्या मतलब है, एक A मैट्रिक्स है जिसके अंदर A के एलिमेंट होंगे, सारी सी बात है क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि एलिमेंट A के ही होंगे जब वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि Z मैट्रिक्स है जिसके अंदर Z के एलिमेंट होंगे। मैंने क्या बोला, A मैट्रिक्स है जिसके अंदर A के एलिमेंट होंगे, Z मैट्रिक्स है जिसके अंदर Z के एलिमेंट होंगे, क्योंकि पाए हुए तो उनमें जा रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ A का साइज है या ऑर्डर है M×N और Z का साइज या ऑर्डर क्या है M×N, यानी कि दोनों के मेजरमेंट सेम होंगे और दोनों के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट की संख्या भी उतनी ही होगी, मतलब M×N। यानी कि अगर यहाँ पे मैं कहूँ ये 3×3 मैट्रिक्स है तो ये भी 3×3 की मैट्रिक्स होगी अगर आपस में दोनों बराबर है, यानी कि दोनों की मेजरमेंट क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, यानी वो भी 3×3 के तो वो भी 3×3 की। दूसरी चीज, अगर ए मैट्रिक्स के अंदर 3×3 के मेजरमेंट है तो एलिमेंट भी कितने होंगे, 9। मैंने कहा था M×N की करेंगे मल्टीप्लाई तो उतने एलिमेंट होंगे, तो यानी Z के अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे, 9 ही एलिमेंट होंगे, तभी आपस में बराबर है। तो वही लिखा ना, इक्वल इफ एंड ओनली इफ A M×N इक्वल टू Z M×N, ठीक है। दोनों का क्या होना चाहिए, साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन आया था बोर्ड का, MCQ आया था, क्या है देखते हैं। एक MCQ था, देखिए ये जो इसी साल बोर्ड का पेपर हुआ है उसी का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। उससे पहले देखिए एक चीज और देखिए, एक मिनट,
इसका क्या मतलब है पूरा भी बताना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक बार इसे समझना पड़ेगा थोड़ा, मैं क्या कह रहा हूँ। इस रिप्रेजेंटेशन और इस रिप्रेजेंटेशन में क्या मतलब, बताइए क्या अंतर है, या ये सेम है कि अलग है। देखो ये जो है ये सिर्फ ये बता रहा है कि जेड मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये एलिमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए के मैट्रिक्स है, वो सॉरी दोबारा सुनिएगा, ये एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए के एलिमेंट है और उनका साइज और कॉलम वो बेसिकली साइज या ऑर्डर ये है। हमें नहीं पता वो एलिमेंट क्या है, लेकिन इसके अंदर क्या है हमें एलिमेंट पता, ऑर्डर भी पता है। तो इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो ये ए आई जे, इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखा ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। अब मैं आसानी के लिए मैं यहां लिए लिख दे रहा हूं कि एम क्रॉस एन जो है बेसिकली जो साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो एक बार में बता देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 3 क्रॉस 4 का कर दिया, मान के चलो 3 क्रॉस 4 का कर दिया, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए के एलिमेंट होंगे, एक ए मैट्रिक्स है इसके अंदर ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसका साइज या ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन की वैल्यू क्या होगी 3/4, बोलो तो 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 क्रॉस 4, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, ये एक ए मैट्रिक्स है जिसका वो सॉरी एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए के ही एलिमेंट है और उसका साइज ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4, यानी कि हमें तो पता चल गया कि इसके अंदर कितनी रो होंगी 3, कॉलम कितने होंगे 4, यानी अगर इसके अंदर हम एलिमेंट्स की बात करें कितने होंगे, एम और एन की मल्टीप्लाई कितनी की 12। तो इसके अंदर अब 12 एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, देखो पहले देखो कितनी रो है, 1 2 3, 3 तो रो होंगी, तो मैंने लिखा A11 A12 A13 A14, एक रो हो गई और 4 कॉलम, यानी एक रो के अंदर 4 कॉलम हो गए मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकते। मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट 4 ही होंगे, पहली रो के अंदर 4 ही मिनिमम और 4 ही मैक्सिमम एलिमेंट होंगे। 4 से कम अगर एलिमेंट हुए तो यानी कि गलती है फिर, ठीक है। तो देखना अब जैसे, हाँ अब देखो आगे क्या है, A21 A22 A23 A24, ऐसे A31 A32 A33 और A34 है। अब देखो मैंने एक चीज और बोली, अगर ये वाली मैट्रिक्स के बराबर है तो यानी z का साइज या ऑर्डर भी 3 क्रॉस 4 होगा, तो यानी z कैसे दिखेगी मैट्रिक्स, सेम टू सेम इसी की तरह, बस फर्क क्या होगा, a की जगह z आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल z आ जाएगा, ठीक है। बस यही चीज बतानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैंने कहा ये और ये मैट्रिक्स बराबर है, ये और ये मैट्रिक्स बराबर है, यानी कि उनका हर एक एलिमेंट आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपस में एक दूसरे का एलिमेंट भी बराबर होगा, तभी तो ये इसी फॉर्म में लिखी गई है। इसके अंदर ए आई जे, अगर अभी आपने देखा होगा मैंने अंदर देखो ये लिख रखा था, 1 की जगह बेसिकली देखा जाए ए आई जे ऐसे लिखा हुआ है, और जेड का क्या होगा जेड आई जे, ए इक्वल टू जेड, और ए आई जे इक्वल टू जेड आई जे, इसका क्या मतलब है ये भी देखते हैं। ए इक्वल टू जेड का मतलब है ए और जेड मैट्रिक्स बराबर है, तभी ए मैट्रिक्स का एलिमेंट जेड मैट्रिक्स के एलिमेंट के भी बराबर होगा, यानी कि A11 इज इक्वल टू Z11 ऑल्सो। ऐसे ही
Z34 इक्वल टू Z34, यानी कि ए का एलिमेंट Z के एलिमेंट के बराबर होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और Z मैट्रिक्स भी आपस में बराबर है। ठीक है, चलो एक बार इसे दोबारा बता देता हूं शुरू से, फटाफट फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। मैंने क्या बोला, मैं इस एग्जाम्पल से समझते, देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स। पहले इसका मतलब क्या है, एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए के ही एलिमेंट होंगे और उनका साइज या ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, इसके अंदर ए के ही एलिमेंट होंगे और साइज या ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। मैं एक बारी को m क्रॉस n को ले लेता हूँ 2 क्रॉस 2, यानी 4 एलिमेंट होंगे और साइज ऑर्डर भी तो मैंने लिए 2 2 1 0। ठीक है, अब मैं एक Z मैट्रिक्स लेता हूं। क्या है ये, एक Z मैट्रिक्स है जिसके अंदर Z के ही एलिमेंट होंगे, उसका साइज या ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा और m क्रॉस n की वैल्यू क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब हुआ ये। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए के ही एलिमेंट है और उनका साइज या ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ये एक Z मैट्रिक्स है जिसके अंदर Z के ही एलिमेंट है, उनका साइज या ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इसलिए ए मैट्रिक्स और Z मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, Aij 2 क्रॉस 2 इक्वल टू Zij 2 क्रॉस 2। यानी कि एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और उनका ऑर्डर साइज ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, वो बराबर है एक Z मैट्रिक्स के जिसका अंदर ही Z एलिमेंट, वो Z के ही एलिमेंट पाए जाएंगे जिनका ऑर्डर या साइज क्या है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो MCQ आता है 1 मार्क का। देखो, इफ x प्लस वाई 3y और x प्लस 3 इक्वल टू 9 और x प्लस 6 4x प्लस वाई और ये y। ठीक है, देन x माइनस वाई इक्वल टू क्या। ठीक है, क्या था, ये था क्वेश्चन। अब देखो ये हमें दे रही है आपस में बराबर है मैट्रिक्स, हमें इतना पता चल गया ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब देखो जरा, ये एक मैट्रिक्स है, हमें नहीं पता कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हो सकती है, बी मैट्रिक्स हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका साइज ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी साइज ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये एक हमने मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स मान ली, ये हमने बी मैट्रिक्स मान ली। ये एक ए मैट्रिक्स जिसके अंदर ए के ही एलिमेंट होगी जिसका साइज ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, वो बराबर एक बी मैट्रिक्स के जिसके अंदर बी के ही एलिमेंट होंगे और उनका भी साइज ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। तो इससे ये भी पता चला कि ए के एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट के भी बराबर होंगे, यानी कि A11 बराबर होगा B11 के। यानी कि इसका आंसर देखिए लिखना कैसे होता है, इसका आंसर देखते हैं लिखना कैसे होता है। जैसे 1 मिनट फिर मिटो देते हैं, फिर करते हैं। क्या बोला मैंने, A11 बराबर B11 भी होगा, तो इसका आंसर लेंगे थ्रू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैंने लेट कर लिया एक बारी को लेट कर लिया, ऐसे मैंने वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये डेफिनेशन एक बार क्लियर करवाने के लिए दोबारा लिख के वैसे बता रहा हूँ। लेट A इक्वल टू x प्लस वाई
3x 3y x plus 3 2 cross 2 and b equal to 9x plus 6 4x plus y and y। इतना क्लियर हो गया? क्या लिख दिया मैंने कि मैंने इन दोनों को मैट्रिक्स से, किसी मैट्रिक्स से बराबर मान लिया ए और बी। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से ही क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होंगी, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दिया ऐसे ही, ए आई जे 2 क्रॉस 2 इक्वल टू बी आई जे 2 क्रॉस 2। ये वैसे तो है 1 मार्क्स का, लेकिन वैसे बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, देखना। ये मैंने 3 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से ही बता दिया, यानी कि इसका ए आई जे ऑल्सो इक्वल टू बी आई जे, यानी कि हम इसके और इसके एलिमेंट को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से मैं लिखी इक्वेशन नंबर 1, क्या बनेगी, a11 बराबर b11 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बनी, a12 बराबर b12 यानी 3y इक्वल टू 4x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही बस सारी इक्वेशन लिख लेते हैं जितनी भी दी गई हैं। और क्या होगी, x प्लस 3 इक्वल टू वाई, और एक आ गई 3x इक्वल टू x प्लस 6। ठीक है, ये सारी इक्वेशन आ गई। तो अब देखिए इसके, अब x और y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसी वाली इक्वेशन ले ली, एक मिनट, 3x, हाँ देखिए इसी वाली इक्वेशन ले ली, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3x, अब x को उधर लेगा तो 2x बचा इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो, x की पहली इक्वेशन में जब पुट करोगे क्या आएगा, y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, हमसे बोला था x माइनस वाई की वैल्यू बतानी थी। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू क्या आई थी 3, y की वैल्यू थी 6, माइनस 3 आंसर आएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई थी, -3। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, वो भी अभी, बाकी जब मैंने पेपर दिया था 1 साल पहले तो नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन नहीं था इक्वालिटी का। एक क्वेश्चन है वो भी, अब वो भी सिर्फ एक ही था एमसीक्यू के अंदर, वो भी। ठीक है, तो मतलब इतना ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो बहुत पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है अगर पूछ ले तो पूछ ले, वरना 1 मार्क्स में ही। ठीक है, लेकिन ये पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि और भी इसके अंदर टॉपिक आएंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होंगे, और उसमें सारी इक्वालिटी के काम है। क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं पता होगी ढंग से तो फिर करेंगे कैसे हम, ये पता चलेगा कि ये एलिमेंट किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे छोटा क्वेश्चन था, देखना, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखी थी 0 2 3 -5, और बी मैट्रिक्स दे रखी थी 0 -8 4a 5b 4a 5b। ठीक है, हाँ, और सॉरी एक मिनट, ये दे रखा के ए। ठीक है, तो हमसे ये बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड के। अब देखो हमने ए मैट्रिक्स वैट्रिक्स सब पढ़ लिया, मतलब ऐसे में कि होती क्या है, कैसे दिखती है, इक्वल कब होती हैं, तो इतना तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इक्वल है। लेकिन ये यहाँ पे के क्या दिख रहा है, के क्या है, कांस्टेंट। तो आगे एक टॉपिक आएगा एलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, तो उसके अंदर क्या है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप की होगी, एक तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं वो भी अलग तरीके से की जाएगी, लेकिन वैसे है, और एक दूसरी मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्केलर वाली, इसका क्या मतलब है यहीं पे समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है। देखो टॉपिक इसका क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है मैट्रिक्स के साथ, तो वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया
के ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या 5b के, ऐसे ही -8 के, ऐसे ही 4a के, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ना वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी, क्या करते हैं इन सब की क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर अभी देखो ये, अगर अभी के अभी वैसे देखा जाए तो a की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, ठीक है। और 5 की वैल्यू वो सॉरी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। और अगर आप इसमें पुट करके देखें, ठीक है, क्योंकि भाई k की वैल्यू तो निकाल लिया मैं, पुट करके देखें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा 4 से 4 कटा 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, और ऐसी b के अंदर वैल्यू पुट करी -1 तो कितना आ गया -5। अब k के मल्टीप्लाई करा दिया आपस में मैंने, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई k से करूँगा तो कितना आएगा 3 के, इससे करी तो -5 के, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर कर लो, इन लोगों को जब क्या कहते हैं आपस में बराबर हो गए 3k इक्वल टू के, और ऐसे -5k इक्वल टू -5 के, तो -5 से -5 कटेगा, 3 के से 3 वो 3 से 3 कटेगा, तो k की वैल्यू देखना 1 ही आ रही है हर बार, क्या आ रही है k की वैल्यू 1 ही आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन गलत है, ये पूरा क्वेश्चन गलत है जिस तरीके से किया है। इसको करना किस तरीके से है वो देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही देखें कि भाई हमने पहले इसे इक्वल मान लिया, भाई ए और बी की वैल्यू आ गई, मैंने ए और बी की वैल्यू पुट करी, फिर मैंने के से मल्टीप्लाई करा दी, फिर आपस में इक्वल कर लिया, इस तरीके से नहीं करना है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसको देखते करना कैसे है, देखिए इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक टॉपिक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस, देखो इसका क्या मतलब है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, ठीक है, 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, और हमसे पूछा है कि ये कंडीशन है तो के ए और बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो देखो ये ए और ये मैट्रिक्स सेम ही तो है, तो हम आपस में इक्वल क्यों कुछ करते हैं, वैसे देखा ही है, इक्वल कर देंगे, फिर वही जो वैल्यू निकल के आई थी वही आएगी, लेकिन नहीं करना। हमसे कहा क्या गया है, जो ऑपरेशन हमें दे रखा है वो इस पे लगाया और फिर आपस में इक्वल करके देखनी होती है। क्या मतलब, देखो मुझसे बोला है ए मैट्रिक्स तो ये है, ठीक है, तो मुझे के की और ए और बी की वैल्यू बताओ, कैसे बताओ, लेकिन के के अंदर पहले ए के अंदर मैंने के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा, पहले मैंने क्या किया ए के अंदर एक के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा, तो ए मैट्रिक्स है कहाँ की, ये रही, तो इसके अंदर पहले मैंने के कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, 0 3 के 2 के -5 के। अगर कोई भी कांस्टेंट ऐसे लिखा जाए तो आपस में कुछ नहीं करना, उनके एलिमेंट से ऐसे ही मल्टीप्लाई करा दो, 0 की के से करी तो 0, 3 की करी के से तो 3 के, ऐसी सबसे करा दी मैंने के की, यानी कि अब के की वैल्यू क्या आ गई है, के ए की वैल्यू इसके बराबर दे रखी है मुझे, के की वैल्यू क्या है ये, और के की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैंने इसके बराबर लिख दी 0 -8 4a 5b, ठीक है। अब जरा देखो पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जरा 0 के बराबर 0 है वो तो ठीक है, लेकिन हमें कोई वैल्यू पता नहीं चल रही, इसको और इसको इनके बराबर रखेंगे तो ये तो आपस में उलझ जाएंगे, दो कांस्टेंट है वो सॉरी दो वेरिएबल है, वैल्यू हमें किसी एक की भी नहीं पता, लेकिन हम इसके साथ इसको और इसको इक्वल रख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए की वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्रू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, कितनी आ गई -4। अब ऐसे देखो इस इक्वेशन को लो, 3k = 4a, के की वैल्यू तो हमें बचल गई 3 चौके 12, 4a, ए की वैल्यू कितना आ गई 3 4 यानी कि -3। ऐसे बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी जो होगा
अपने माइनस के बराबर होगा। कैसे? -5 और 5 तो कट जाएगा आपस में, तो ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी थी? 4 थी, तो ये कितनी आ गई? +4। +4 ही तो आएगी, माइनस के की वैल्यू -4 है। अब अगर जैसे आंसर मैच करना तो कैसे करेंगे? अगर ये आपस में बराबर है तो इनका साइज और ऑर्डर भी मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। हाँ है। इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, आपस में बराबर तभी तो होंगे। 0 0 बराबर है। 3k और 4a आपस में बराबर है, चेक कर लेते हैं। 3a और वो सॉरी 3k और 4a, k की वैल्यू कितनी है? माइनस आती है, 3 4 जा -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और 4a की वैल्यू क्या है? -3 यानी कि -12। यहाँ बराबर है। 2k और -8 बराबर होंगे। k की वैल्यू क्या है? -8, 2 4 8, माइनस का माइनस, हाँ ये भी बराबर है। अगर इसको और इसको चेक करें, -5k = 5b, b की वैल्यू कितनी है? 4 4 5 20, और k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू कितनी है? -4, तो माइनस माइनस प्लस देंगे, 4 5 20।